देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत माता की जय। हिंदुस्तान के प्रधान की हुंकार आज चीन तक सुनाई पड़ी। लद्दाख का जर्रा जर्रा हमारा है, गलवान की इंच इंच जमीन हमारी है। हम कृष्ण के पुजारी हैं जो बांसुरी बजाते हैं और सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं। बाकी जो जरा भी समझदार हैं उनके लिए इसके कई मायने हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज के हमारे LAC वॉर रूम कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर सुबह सुबह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। ले पहुंचकर मोदी ने सबको चौंका दिया। मोदी के दौरे को देखकर चीन का हलक सूखने लगा। मोदी की हुंकार सुनकर बीजिंग में हाहाकार मचा हुआ है। मोदी की ललकार सुनकर जिनपिंग की जंग की भूख खत्म हो गई है। नमस्कार। मोदी के लेह दौरे के कूटनीतिक और राजनीतिक मायने क्या हैं? इससे क्या चीन सीमा पर तनाव और बढ़ेगा? चीन और दुनिया को इससे संदेश क्या जाने वाला है? पाकिस्तान इसमें क्या पढ़ रहा होगा? क्या कहते हैं एक्सपर्ट? बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के LAC दौरे के बाद पाकिस्तान में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुला रहे हैं। बैठक में इमरान खान मौजूद होंगे ही। रक्षा मंत्री परवेज खटक, चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ जनरल नदीम रजा, जनरल बाजवा, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ के साथ मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में DG ISI भी मौजूद हैं। ISI के साथ, खुफिया एजेंसी के साथ, तीनों सेनाओं के साथ प्रधानमंत्री ये मीटिंग कर रहे हैं। इमरान खान के जहन में क्या चल रहा है? DG ISI भी यहां मौजूद है। क्या चल रहा है इमरान खान के जहन में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद चीन और पाकिस्तान में हड़कंप क्यों है और यह हड़कंप क्या दिखा रहा है? क्या पाकिस्तान खुद अंदर से अपनी आवाम की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रेशराइज होने लगा है? क्या इमरान खान पर दबाव बढ़ता जा रहा है, या फिर चीन कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा है इमरान खान से जो इमरान खान को करते हुए डर भी लग रहा है, इसलिए वो पहले अपने यहां लोगों को भरोसे में लेना चाहते हैं? इस पर हम जाएंगे और अपने मेहमानों से करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ कौन कौन होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। कोमोडोर रंजीत राय, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट। ये दोनों मेहमान आपको बताएंगे कि हमारी डिफेंस स्ट्रेटेजीज कैसी चल रही है। मेजर जनरल GG द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और विष्णु प्रकाश साहब, आप हमें ये बताएंगे कि हमारे राजनयिक कदम कैसे उठ रहे हैं, हमने कहां कहां स्कोर किया है और कहां हम बेहतर कर सकते थे। इस पर चर्चा होगी। और तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान मूल के लेखक, जो कि हिंदुस्तान के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं और इसके लिए जाहिर है उनको कई बार भुगतना भी पड़ा है, लेकिन जो वो सही मानते हैं उसको कहते हुए कभी हिचकते नहीं है। आप मेहमानों के पास आऊंगा, बात करूंगा और ये समझूंगा कि हिंदुस्तान के आज के पराक्रम के बाद, प्रधानमंत्री के फॉरवर्ड बेस में पहुंचने के बाद दुश्मन क्या सोच रहा होगा। लेकिन उससे पहले आज का ये संदेश क्या है? प्रधानमंत्री क्यों पहुंचे LAC और क्यों उन्होंने ये बातें कही हैं? पहले रक्षा मंत्री के जाने के विषय में योजना थी, रक्षा मंत्री का प्लान रीशेड्यूल हो रहा है ऐसा बताया गया, और उसके बाद सुबह सुबह पूरी दुनिया को पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LAC पहुंचे हुए हैं और वहां एक एयरबेस नीमू जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां जाकर वो ललकार रहे हैं। मोदी की ललकार, इसके मायने क्या है? लद्दाख का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है और उसके बारे में अब चीन को सोचना छोड़ देना चाहिए। 1962 में अक्साई चीन हड़प लिया, वहां से तो हटाएंगे ही, लेकिन अगर इधर सोच रहे हो कि तुम्हारा कुछ भी है तो सोचना बंद कर दो। गलवान घाटी हमारी है। लद्दाख का यह हिस्सा हिंदुस्तान का अटूट अंग है। गलवान घाटी को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मानते हुए इस पर कब से बुरी निगाह लगाए बैठा है ड्रैगन। लेकिन अभी और नहीं, विस्तारवाद का युग खत्म, हड़प नीति खत्म, अब विकासवाद चलेगा और विकासवाद के बारे में पूरे विश्व ने अपना एक मन बना लिया है। चीनी विस्तारवाद के बारे में यह कहा जा रहा है कि अब ये और नहीं चलेगा। जिस तरीके से एक एक करके उसने पड़ोसियों की जमीनें हड़पी हैं, यह कहा जाता है कि 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर तो उसने जमीन हड़पी है और करीब करीब 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर समुद्र पर भी उसने अपना शिकंजा कसा हुआ है। अब यह और नहीं चलेगा। 35% दूसरों की जमीनें अपनी कहकर अपना देश बताता है वो। अब विस्तारवाद नहीं है, विकासवाद होगा। मोदी की ललकार, सामर्थ्य और संकल्प हिमालय जैसा ऊंचा है। वो होंगे जिन्होंने कभी कुछ किया और उसको हिमालय का ब्लंडर कहा जाता है, हिमालयन ब्लंडर कहा जाता है, लेकिन अब ये ब्लंडर नहीं होगा। अब हिमालय जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ
देश का एक एक नागरिक भारत की संप्रभुता बचाने के लिए सामने, और विश्व युद्ध हो या शांति, भारत की ताकत सबने देखी है। द्वितीय विश्व युद्ध का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से भारत के वीर सैनिकों ने पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत और बहादुरी का लोहा मनवाया था, उसके बाद अब किसी को शक नहीं रह जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के वीरों में क्या संकल्प और क्या काबिलियत है। मोदी की ललकार यह भी कहती है कि गलवान का बर्फीला पानी, पर्वत चोटी बहादुरी के गवाह हैं। यह कहा गया कि जब भी आक्रांताओं ने इस देश की जमीन पर बुरी निगाहें डाली हैं, जब भी लोगों ने समझा कि इस जमीन को जाकर फतह किया जा सकता है, यहां के रणबांकुरों ने उन्हें धूल चटाई है, और इसके लिए हम हमेशा तैयार थे, हैं और रहेंगे। मोदी की ललकार कहती है जो निर्बल है वो शांति की बात नहीं कर सकता। आप तभी शांति की बात कर सकते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। और यही बात कही है आज प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि जब तक आप वीर नहीं होंगे तब तक शांति की बात आप नहीं कर सकते। शांति के लिए बहादुरी की जरूरत होती है। नेक्स्ट दिखाइए प्लीज। और ये दिखाता है कि मोदी की ललकार के आज के मायने पूरी दुनिया के लिए क्या है। भारत माता के दुश्मनों ने आग और आक्रामकता देखी है कि क्या आग है देश के रणबांकुरों में, और अगर आक्रांता यहां आते हैं तो हम कितने आक्रामक हो सकते हैं, यह भी उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। मुरली और सुदर्शन चक्र वाले भगवान की हम पूजा करते हैं। शांति में मुरली धारण किए हुए कृष्ण की उपासना अगर हमको आती है तो सुदर्शन चक्र धारण करके दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देने वाले ईश्वर को हम पूजते आए हैं। और मुरली और सुदर्शन चक्र वाले भगवान को पूजने वाले देश में अगर उसकी जमीन पर बुरी निगाहें दुश्मनों की तरफ से डाली जाएगी तो बख्शा नहीं जाएगा। और इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास चलूं, आपको एक बात और बता दूं कि ये बहुत सोच समझकर हिंदुस्तान की तरफ से उठाया कदम है। अचानक प्रधानमंत्री आपको वहां जाते हुए नजर जरूर आए हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा होगा, और ये बहुत सोचा समझा कदम है। रक्षा मंत्री का दौरा रिशेड्यूल होना और उसकी जगह प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, जवानों की हौसला अफजाई करना और वहां 11,000 फीट की ऊंचाई से पूरी दुनिया को एक संदेश दे देना। मेहमानों का रुख करता हूं और सबसे पहले मैं कुलकर्णी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। क्या संदेश गया है? दिनेश, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मैं वाकई काबिल तारीफ। दिल्ली से सवेरे उड़ान भरी। मैं भी जब ले जाता था तो हमारी फ्लाइट तकरीबन 5 बजे होती थी, हम 3:30 बजे हमको उठना पड़ता था और 1 घंटे में हम चंडीगढ़ से ले पहुंचते थे। तो प्रधानमंत्री का सवेरे सवेरे उठना जाना, सबसे बड़ी बात ये कि 11,000 फीट के ऊपर एक जो आदमी नॉर्मल दिल्ली में रह रहे हैं, उधर जाकर के इस तरह का 25 मिनट का भाषण देना वाकई काबिल तारीफ। सांस फूलता है, आप यकीन मानिएगा, आप वहां पे जा करके बात करने की कोशिश कीजिएगा, आपका सांस फूलेगा। सांस 11,000 फुट के ऊपर वहां पे इस तरह का भाषण देना, वाकई हम कहेंगे कि इससे जबरदस्त हौसला अफजाई जवानों की हुई है, जबरदस्त हौसला अफजाई वहां के लद्दाख के आवाम की हुई है, एक जबरदस्त एक मैसेजिंग जो चीन को गया है, जबरदस्त मैसेजिंग पाकिस्तान को गया है, और जिस तरीके से एक जॉइंटनेस को बूस्ट मिला है वहां पे एयरफोर्स के फाइट एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर हैं। मेजर जनरल द्विवेदी साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। कुलकर्णी साहब, आपने कहा कि जबरदस्त संदेश दिया गया है, बहुत उम्दा पोस्टरिंग की गई है। द्विवेदी साहब, आपके मुताबिक ये क्यों जरूरी समझा गया कि रक्षा मंत्री के फिलहाल जो दौरे को उसको रिशेड्यूल किया जाए और खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, और उसके बाद उन्होंने विस्तारवाद और विकासवाद की बात को जैसे हाईलाइट किया है, क्या मायने हैं इसके? देखो दिनेश, ये जो दौरा है उनका लेह लद्दाख में, एक बहुत अहम है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और दुनिया भी इसको बहुत गंभीरता से लेगी। इसमें उन्होंने 3-4 मोटे संदेश दिए। सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर है तो खुद एक लीडर हैं, तो खुद ही फ्रंट लाइन लीडरशिप से लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि देखो ये जो गंभीर सिचुएशन है मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। दूसरा, एक लीडर को पता होना चाहिए कि जमीन पर क्या हो रहा है। जो वॉर रूम होते हैं दिल्ली के अंदर, वो आर्मी हेडक्वार्टर, उनमें कुछ अलग तस्वीर आती है। जब आप जमीन पर जाते हैं तो जमीन पर जायजा लेते हैं तो आपको पता लगता है कि जमीन के कमांडर, जमीन पर जवानों की क्या उनकी मोरल है, क्या उनकी सोच है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, देखो जो आपका पॉलिटिकल इरादा है, पॉलिटिकल इंटेंट है,
सर, ये आपने कितनी बड़ी बात कही है। नक्शे पर वॉर रूम में चीजों को समझना बात अलग होती है और फ्रंट पर जाकर चीजों को देखना बात अलग होती है। वो गलवान, गुलाम रसूल गलवान, जिसने अंग्रेजों को बताया था गलवान घाटी के बारे में, क्योंकि वो वहां से आता जाता था, उसने अंग्रेजों को बताया और तब से वो हिंदुस्तान का हिस्सा है जहां चीन अपनी निगाहें लगाए बैठा है। हमने माओ की वो तस्वीर देखी है जिसमें वो एक बड़े से नक्शे में झुका हुआ ये देख रहा है कि कहां कहां की जमीनें और हड़पी जा सकती हैं, लेकिन नक्शे देखकर जमीनें हड़पना बहुत हो गया। हम अपने मेहमानों के पास चले, कमोडर रंजीत राय के पास जाऊं उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देता हूं सर। लेह में मोदी के भाषण से चीन को जबरदस्त मिर्ची लगी है। विस्तारवाद के आरोप पर चीन की बिना मांगे सफाई आई। हमारे पड़ोसी मुल्कों से दोस्ताना संबंध है। क्या मजाक है, दोस्ताना संबंध है। मोदी ने भाषण में नाम नहीं लिया था चीन का एक भी बार। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने यह कहा है कि देखिए विस्तारवाद की बात तो कही गई है तो, लेकिन चीन का नाम तो बिल्कुल नहीं लिया गया। और दूसरे ये कहा है कि हमारे अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ताना संबंध है। कॉमोडोर साहब, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं नेवी का हूं, लेकिन मैं सलाम करता हूं अपनी सेना को, अपनी एयरफोर्स को और अपनी नेवी को। लेकिन ये कारोबार जो हमारी सेना ने किया 15 जून को, पूरी दुनिया को पता चल गया कि क्या बहादुरी होती है। कर्नल बाबू और उसके अन्य जवान, चीन अभी तक बता नहीं सकता कितने उनके मारे गए। और प्रधानमंत्री जो हमारे कमांडर इन चीफ है, कैबिनेट कंट्रोल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेसिडेंट सेरेमोनियल है। अपने कमांडर इन चीफ वर्दी पहन के जैसे वो एनसीसी में थे, बिल्कुल मार्चिंग ट्यून के तरफ ले पहुंच गए। किसी को पता नहीं था क्या कारोबार होगा एयरफोर्स के प्लेन का, क्या आर्मी का कारोबार था और क्या वॉर रूम दिखाई दे रहा था, क्या पहाड़ दिखाई दे रहे थे, तमाम दुनिया के टीवी दिखा रहे थे, सीसीटीएन चाइना में दिखा रहा था। ये क्या उन्होंने मैसेज भेजा है? और कमाल का मैसेज। और आइए बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं जल्दी से सर, और ये राउंड खत्म करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर की तरफ हम जाने वाले हैं, इसलिए दर्शकों से कहूंगा कि जुड़े रहिए गाड़ी के साथ, क्योंकि आगे आपको यह पता चलने वाला है कि किस किस तरीके के नकली दावे, जैसे वहां के सामान वैसे उसके दावे, चीन के दावों की पोल खोलेंगे, बताएंगे आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर वो क्या दावा करता रहा है और उसकी हकीकत क्या है। और ये भारतीय न्यूज टेलीविजन के इतिहास में पहली बार उन नुआंसेस के साथ, इन एक्सपर्ट्स की टिप्पणियों के साथ आप होता हुआ देख रहे होंगे। लेकिन तारिक फतेह साहब, आपका रुख मैं कर रहा हूं। फिलहाल विष्णु जी के पास जाने से पहले आपके पास इसलिए खास तौर से आ रहा हूं यह समझने के लिए कि पाकिस्तान में इन तमाम बातों को कैसे पढ़ा गया होगा, और ये जो मीटिंग बुलाई जा रही है, कहीं चीन ने कोई बाह तो नहीं उमेट दी है कि अब हमारी तरफ से ये करो, करते नहीं बन रहा होगा तो पहले घर में कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है लोगों को? नहीं, ये मुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान का रोल एक शरारती जैसे, अब उसका सही लफ्ज मुझे हिंदी में नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये ट्रबल सीकर्स हैं और इनका ना कोई बिल्कुल चाइना की जैसे कॉन्क्यूबाइन होती है वो स्टेटस हो गया। तो पाकिस्तान की फौज का तो ये मसला होता है कि इनका खाना पीना बंद ना हो जाए। ये जंग वंग लड़ने के लिए कोई जनरल वहां नहीं है, सिर्फ सर एक बात आपसे मैं समझना चाहता हूं और बहुत क्यूरियोसिटी है समझने की। आर्मी अल्लाह की बात करने वाले देश में, अमेरिका की बात करने वाले देश में अभी चाइना को कितना इंपॉर्टेंस मिल रहा होगा, दिया जा रहा होगा, या कितनी बातें मानी जा रही होंगी? अमेरिका की आंखों की तरफ कितना देखा जा रहा होगा? क्योंकि ये तो सांप छछूंदर वाली हालत हो रही होगी, एक तरफ चीन का चेहरा देखना पड़ रहा होगा, एक तरफ अमेरिका का। ये जो पैसे देगा उसके साथ ये नाचेगा ये फौज। ये आप देखिए कि कभी ईरान के हाकिमों के सिजदे में जाते थे, कभी अरबों के, आजकल तुर्कों के पीछे हैं। और चीन तो इतना पैसा उन्होंने दे दिया चीन ने हर जनरल को, और जो हशर किया चीन ने बलूचिस्तान में, उनको तो अपना डर पड़ा हुआ है कि जब बलोचों ने चीन की स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया है कराची शहर के अंदर, तो इनको आइडिया है कि हजारों तो 50,000। लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले को लेकर आप यूएन जाने के बारे में सोचते हैं। यूएन आपको कहता है पागल हो गए हो क्या, ये किस तरह की बातें लेकर यहां आ रहे हो कि इसमें भारत का हाथ है? और भारत ने कहा कि अपने घर के मामलों में कम से कम हमको शामिल करना बंद कीजिए, आप अपनी गंदगी खुद धोया कीजिए। इसके मायने क्या है मैं आपसे समझूंगा, लेकिन विष्णु प्रकाश साहब के पास जाता हूं। विष्णु प्रकाश साहब, सामरिक मोर्चे पर क्या होता है, इसके बहुत बड़े कूटनीतिक मायने होते हैं। आज प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे, खास तौर से चीन के लिए क्या संदेश गया है, और दुनिया कैसे लामबंद हुई होगी इस बात के बाद हिंदुस्तान के साथ जो पहले ही मन बना चुकी है?
दिनेश जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने क्यों शक किया जो चीन के राजदूत ने कहा है कि उनके सबके साथ दोस्ताना संबंध हैं। बहुत दोस्ताना संबंध हैं, क्योंकि उनके हिसाब से चीन, भारत की धरती उनकी धरती, भूटान की धरती उनकी धरती, तो ऐसे दोस्ताना संबंध हैं जो कि छोटे से भूटान की धरती पे भी निगाहें गाड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी जो 11,000 फीट पे गए और जिस तरह से उन्होंने बोला, वो इसलिए बोला कि वो योगी हैं, वो लीड करते हैं, वो दफ्तर में बैठ के बात नहीं करते। एक तरफ वो हैं और एक तरफ चीन के राष्ट्रपति हैं जो कि जब कोविड-19 हुआ था तो 2 महीने लापता थे। जो भारतीय जवानों का मनोबल बड़ा होगा आज, उसकी तुलना, उसकी बात करना बड़ा मुश्किल है। एक चीज और मैं कहूंगा कि एक जो प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जवानों के लिए, आर्मी के लिए कहा है, उसमें वजन इसलिए है कि अगर मुझे कोई मिसाल दे दे कोई भी, और हमारे सेना के लोग हैं, कि कोई सेना ऐसी डिसिप्लिन्ड हो, प्रोफेशनल हो, कि जिसके पास बंदूकें हो, उन पे घातक वार किया गया हो पर बंदूक नहीं चलाई। कमाल का डिसिप्लिन। अगर कोई करार हुआ है, हिंदुस्तान के नेतृत्व ने उस करार पर दस्तखत किए हैं, तो फिर जान पर भले बनाए लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाए। ये बात आपने कमाल की कही सर। ये दिखाई देता है कि कितने ज्यादा एथिक्स पर भरोसा करने वाले हमारे जाबाज हैं। लेकिन साथ ही अब उनके हाथ खोल दिए गए हैं और कहा गया है कि अब बहुत हो गया, अब जो इधर जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं आपके पास फिर से आऊंगा एक बार, और उससे पहले आपको यह बता दूं कि 6:30 बजे, 6:25 के आसपास हम आपको यह बताएंगे कि चीन ने अभी ये कहा ना कि पड़ोसियों के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हैं। आपको बताऊंगा मैं उस दोस्ताना संबंध, किस तरीके की दोस्ती वो करता है, उसका एक और गवाह आपके सामने होगा। सैटेलाइट की निगाहों से आप देख पाएंगे कि उसने कैसे दोस्ती निभाई है। जब सबकी निगाह इधर लद्दाख की तरफ, लेह की तरफ लगी हुई है, उसने उधर नॉर्थ ईस्ट में क्या किया मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलूंगा एक अहम जानकारी देने के लिए। वो अहम जानकारी ये है कि स्टेल्थ फाइटर्स की पूरी दुनिया में बहुत बात होती है। स्टेल्थ फाइटर को लेकर यह कहा जाता है कि ये जिसके पास है उसकी हवाई मार उतनी अचूक होगी, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर्स को पकड़ा नहीं जा सकता। स्टेल्थ जेट क्या होते हैं, स्टेल्थ पनडुब्बियां क्या होती हैं, और कैसे भारत ने इसमें कहां तक तरक्की की है, और चीन जो दावा करता है स्टेल्थ के मामले में, उसके दावों की क्या हकीकत है। आइए देखते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में ये इंफोग्राफिक्स। स्टेल्थ असल में कहा जाता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जिसको LO टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, लो ऑब्जर्व, जिसको आप कम से कम देख पाए, जो कि आपको दिखाई ही ना दे या गायब हो जाए। कैसे? रेडार वेव्स के जरिए, सोनार वेव्स के जरिए पकड़ने की कोशिश की जाती है पनडुब्बियों को और हवाई जहाजों को। असल में तो जो यात्री जहाज होते हैं उनमें ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं जो खुद ही बताते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कि हमारी पोजीशन क्या है। लेकिन जो लड़ाकू जहाज या पनडुब्बियां होती हैं उनमें खास तरीके से उनको पकड़ने की कोशिश होती है, उनकी तरफ रेडियो वेव्स फेंकी जाती हैं, वो परावर्तित होकर आती हैं और रेडार को ये पता चल जाता है कि उनकी वेलोसिटी क्या है, वो कहां से आ रहे हैं, किधर की तरफ जा रहे हैं और कितनी देर में कौन सी दूरी तय करके वो कहां पहुंचेंगे, तब तक हम मिसाइल से क्या उसको पकड़ सकते हैं और मार सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसको धोखा देने के लिए अब ये टेक्नोलॉजी आई है जिसमें आप देखते हैं कि राडार के जरिए जब ये रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं तो ये जो स्टेल्थ फाइटर होता है या जो पनडुब्बियां होती हैं उनमें दो तरीके से काम किया जाता है। या तो इस तरीके की चीजों का पेंट किया जाता है जो रेडियो वेव्स को खुद में एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और क्योंकि ये खुद में अवशोषित कर लेती हैं और इसको परावर्तित नहीं होने देती, रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, इसलिए राडार उसको वापस पकड़ नहीं पाता। या फिर उनकी बनावट ऐसे की जाती है, उनकी जो सतह होती है उसको ऐसे एंगल्स दिए जाते हैं, उनमें एंगुलरिटी ऐसी रखी जाती है जैसे प्रिज्म की तरह उसको बना दिया जाता है वगैरह वगैरह, ताकि अगर जो रेडियो वेव्स वहां उसकी तरफ निकले, राडार से जो रेडियो वेव्स भेजी जाएं और उस तक जब पहुंचे और उससे परावर्तित होकर वापस लौट रही हो तो वो यहां पर आपस में ऐसे उलझ जाएं। मसलन आप देखिए मेरे हाथों की तरफ जरा इसको क्लोज कीजिएगा हाथ को, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रिज्म की तरह का सतह में बना दिया जाए, जैसे ही रेडियो वेव आएगी तो इससे परावर्तित होकर इसमें पड़ेगी, इससे परावर्तित होकर वापस इसमें पड़ेगी और इतने बार वहां पर वो रिबाउंड होगी कि उसके बाद वो छितरा जाएगी। अगर वो छितरा गई तो उस तरीके से जैसे उसको जाना चाहिए रेडियो वेव को वापस रेडार तक, ताकि ये समझ में आ सके कि वो कहां से परावर्तित होकर आई है, उसकी दूरी क्या है, किस तरीके का फाइटर वो हो सकता है, उसकी इमेज क्या हो सकती है वगैरह वगैरह, उसका सिग्नेचर पकड़ा जा सके। इसके लिए आवश्यक होता है कि वो या तो एब्जॉर्ब ना हो, अवशोषित ना हो,
या परावर्तित होकर आए तो बाकायदे एक संदेश लेकर आए, लेकिन अगर वो कई बार वहां पर रिफ्लेक्ट हो गई या वहां पर एब्जॉर्ब कर ली गई तो फिर ये पर्पस डिफीट हो जाता है। और इस तरीके का चकमा देने वाली जो टेक्नोलॉजी है, लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी, LO टेक्नोलॉजी, उसी को कहा जाता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में हिंदुस्तान में काम चल रहा है और यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान का पहला स्वदेशी घर में बना हुआ एक ऐसा फाइटर जेट होगा जिसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं, जो 2030 के आखिर तक हिंदुस्तान में खुद का बनाया हुआ स्टेल्थ फाइटर होगा। लेकिन अभी जो हमारे पास फाइटर है, मसलन राफेल हमारे पास आने वाला है, जिसको यह कहा जाता है कि इसकी कैपेबिलिटी पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं कही जाएगी, लेकिन ये सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर F कैटेगरी के विमान अमेरिका हिंदुस्तान को देता है तो वो खास तौर से ऐसे विमान हैं जिनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ कहा जा सकता है, जबकि J-20 जिसके बारे में चीन दावा करता है कि हमारा वो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसके बारे में उड़ाया बहुत गया है। असल में उसकी कैपेबिलिटीज कैसी हैं इसको लेकर अभी दुनिया को खुद ही नहीं मालूम। मुमकिन है कि जब वो मैदान में आए या आसमान में आए तो पाया जाए कि वो एक फुस पटाखा था। मैं अपने मेहमानों के पास इस बात को लेकर चलता हूं। कुलकर्णी साहब, ये एक मामला कितना इंपॉर्टेंट होता है स्टेल्थ फाइटर्स होना, और इस मामले में हिंदुस्तान अभी कहां खड़ा हुआ है चीन के साथ? इस टेंशन के मद्देनजर मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं, ये वाकई स्टेल्थ, लेकिन जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम आएगा वो इन स्टेल्थ फाइटर्स के बरखिलाफ पूरी काबिलियत रखता है उनको डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने की। और ये जो काबिलियत है जो S-400 में है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर और वर्टिकल रेंज 30 किलोमीटर तक है, और ये तकरीबन 32 टारगेट्स इस तरह के एंगेज करने की काबिलियत रखता है और 72 मिसाइल्स फायर करता है एक वक्त में। तो आप समझ सकते हो ये S-400 जो है, जो हिंदुस्तान में अभी रशिया बोल रहा है कि 1 साल पहले ही देगा, जो अभी अपने रक्षा मंत्री रशिया में गए थे, उसके बाद जब एयर डिफेंस सिस्टम आएगा उसमें ये स्टेल्थ फाइटर्स जो है वो भी नाकामयाब हो जाएंगे S-400 के सामने। अब रशिया ने S-500 का निर्माण किया है जो खुद मतलब क्या ये समझा जाना चाहिए कि सर इसकी जल्दी डिलीवरी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे रक्षा मंत्री का वहां जाना, ये इंश्योर करना कि ये जल्दी डिलीवर किया जाए, हिंदुस्तान को ये इंपॉर्टेंट है क्या? और अगर इस तरह के 2 देश जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है वो आमने सामने होते हैं तो फिर क्या ये डिफरेंशिएटर नल एंड वॉइड हो जाता है जब दोनों के पास होता है? तो बिल्कुल, मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी है और उसके पास टेक ऑफ की कैपेबिलिटी है, तो कौन कितना सतर्क उस वक्त है। जब अगर S-400 है, जब आप 100 तो ये कही आपने इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दोनों के पास है सर तो फिर कौन कितना सतर्क है और कौन कितनी फुर्ती से काम कर सकता है। द्विवेदी साहब, ये बात पूरी दुनिया में चल रही है इस समय, बहुत आंका जा रहा है कि किसके पास कितनी, हालांकि कन्वेंशनल वॉर अब कितनी होगी आने वाले दिनों में, इसकी कितनी गुंजाइश है, लेकिन मसल्स तो आपको रखनी पड़ेंगी और मसल्स का कंपैरिजन भी हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को, द्विवेदी साहब? दिनेश सर, बहुत अहम बात है कि एक तो मशीन होती है और एक मैन बिहाइंड द मशीन, यानी कि जो आप मैन करते हैं उसको मशीन मैन कॉम्बिनेशन बनती है। मशीन अकेली नहीं काम कर सकती, उसको जो मैन मशीन कॉम्बिनेशन बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2-3 बातें इसका बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनकी बहुत उम्दा ट्रेनिंग है, वो बहुत सी बाकी एयरफोर्स का ट्रेनिंग कर चुके हैं और उनका एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। जबकि चाइनीज जो है ये ज्यादा, इनकी दूसरी देशों के साथ ट्रेनिंग नहीं है, इनकी अपनी ट्रेनिंग काफी कम है। जब ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दोनों के पास आ जाती है तो क्या होता है, एक आक्रामक होती है, एक डिफेंसिव होती है। आपके फाइटर हैं वो आक्रामक हैं, वो अंदर जाते हैं, वो क्यों डिटेक्ट होंगे नहीं होंगे, और एक होती है डिफेंसिव। जैसे S-400 है, ये डिफेंसिव सिस्टम है, जबकि दुश्मन के हवाई जहाज आएंगे तो उनको मार गिराया जाएगा। तो ये दोनों में आपको फर्क समझना चाहिए, आक्रामक और डिफेंसिव। तो मैं इतने कहूंगा कि आपकी जो वेपन सिस्टम है वो एक है, पर जो वेपन सिस्टम मैन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग है, उनका कैसा मतलब एक फाइटिंग स्पिरिट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैन मशीन कॉम्बिनेशन काम करती है, सिर्फ मशीन या इक्विपमेंट नहीं काम करता है। इज द मैन बिहाइंड मशीन, इस पर
निर्भर करता है कौन बैठा हुआ है मशीन के साथ, इस पर निर्भर करता है कि वो मशीन काम कैसे करेगी। मैं लेकिन अब इसको लेकर विष्णु प्रकाश साहब के पास जाऊंगा। विष्णु प्रकाश साहब, क्या आज के दुनिया में ये हो गया है कि कौन कितना ताकतवर है, और उस ताकत के साथ जब वो नेगोशिएशन टेबल पर बैठता है, वो बेशक डिप्लोमेटिक टेबल हो नेगोशिएशन की या दूसरी, उस पर ये वहां क्या तय होगा वो इस पर मुनहसर है कि आपकी ताकत असल में क्या है। यही कहा गया है क्या कि वीरता तय करती है कि शांति की बात कितनी कामयाब होगी? बिल्कुल करती है। और दूसरे संदर्भ में गांधी जी ने भी यही कहा था कि जो नॉन वायलेंस है वो वेपन है या एक पोजीशन है, वो एक कमजोर आदमी की नहीं है, वो एक मजबूत आदमी की है। एक जो आदमी ऑफेंस कर सकता है, जब वो डिफेंस करता है तब फर्क पड़ता है। तो अगर आप निर्बल हैं और आप शांति की बात करते हैं तो कोई आप पे विश्वास नहीं करता। तो जैसे कहते हैं कि आदमी के पास एक बड़ी लाठी बड़ी होनी चाहिए, पर बात नम्रता से करनी चाहिए। लाठी बड़ी हो और बात विनम्रता से, तब वो बात रंग लाती है। मैं आपके पास आऊंगा तारिक फतेह साहब, आपके पास मैं आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी खबर बता दूं। चीन की एक और दुखती रग पर हाथ रखा गया है। डिजिटल स्ट्राइक के बाद चीन पर अटैक किया गया है। हांगकांग के समर्थन में खुलकर सामने आया है भारत। यूएनएचआरसी में हिंदुस्तान ने हांगकांग के मुद्दे को उठाया। ब्रिटेन भी हिंदुस्तान के साथ आया और हांगकांग के लोगों को उसने पासपोर्ट देने का फैसला किया है। ब्रिटेन ने यह कहा है कि हांगकांग के लोग वहां पहुंचने के बाद 5 साल अगर रहते हैं तो वो ब्रिटिश नागरिक भी बन सकेंगे। इस बात को तारिक फतेह साहब कैसे देखते हैं? तारिक फतेह साहब, क्या यही तरीके हैं? यहां हिंदुस्तान तटस्थ बना रहता था, इन पर बहुत पहले ट्वीकिंग शुरू कर दी जानी चाहिए थी। तिब्बत के मामले में, हांगकांग के मामले में तो चीन को बहुत पहले संदेश जाता रहता। मैं समझता हूं कि ये हांगकांग में क्या होता है, दूसरी जगह क्या होता है, ये दूर की बात है। हिंदुस्तान ने एक लिहाज से जो सबसे बड़ा लेवरेज उसके पास था वो ज़ाया किया है, और वो ये कि बलूचिस्तान को हिंदुस्तान ने, बेशक के बलूचिस्तान ने 1947 में कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो पहली गलती हुई। और अब भी हालांकि बलूचिस्तान के अंदर हर जगह लोग पाकिस्तान की फौजों से लड़ रहे हैं, लेकिन उनको हिंदुस्तान से कोई मदद नहीं मिलती। और इसी बहाने से चीन ने गवादर पोर्ट पे जो अपना सबमरीन बेस बनाया है, वो पर्शियन गल्फ का कंट्रोल है वहाँ से, वहाँ उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं। और ये सबसे बड़ा खतरा इंडिया को जो है वो मैरीटाइम लेवल से है कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है भारत की जो इंडियन ओशन के अंदर जाती है, ये खलती है बात बेजिंग को। लेकिन तब ये कहा गया था जब बलूचिस्तान के बारे में बात हुई कि देखिए आप उसकी डिस्टेंस देखिए। ये डिस्टेंस वाली जो बात कही गई, ये डिस्टेंस वाली बात तब क्यों नहीं देखी गई जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के संदर्भ में डिस्टेंस देखी जाती है? डिस्टेंस वहां बलूचिस्तान में। मैं आपके पास इस बात को लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं सर। अमेरिका ने एक बार फिर भारत का समर्थन किया है। अमेरिकी कांग्रेस आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है चीन का भारत के खिलाफ आक्रामक विदेश नीति उसकी दिखाई दे रही है। रिपोर्ट यह कहती है कि एलएसी स्पष्ट करने के प्रयासों पर चीन ने जानबूझकर रोक लगाई। एलएसी स्पष्ट ना होने पाए, उस पर असमंजस बना रहे, और यह असमंजस बना रहेगा तो चीन अपनी हड़प नीति जारी रखना चाहता है, यह यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है। गलवान झड़प को भी आक्रामक बताते हुए इसको आक्रामक विदेश नीति का परिणाम बताया गया है कि यह आक्रामक विदेश नीति ये वेल डेलिबरेटेड पॉलिसी है। इस पर बहुत सोच समझकर निर्णय लिया गया है और अब उसको लागू किया जा रहा है। मैं जरा इसको लेकर विष्णु जी के पास जाऊंगा। विष्णु जी, क्या ये वाकई ऐसा है कि उसने ये बहुत सोच समझकर किया है और दुनिया अब इसको पढ़ने लगी है, या बहुत पहले समझ रही है इसको? काठ की हांडी कितनी बार चढ़ सकती है जी? काठ की हांडी बार बार, आप सबको धोखा तो नहीं दे सकते। पर चीन एक तरह से उसने बड़ा अच्छा काम किया है दुनिया की निगाहें खोलने के लिए, आंखें खोलने के लिए, कि हर एक के साथ लड़ाई मोल ली। और उनकी नीति सिर्फ उनको समझ आती होगी और किसी को नहीं आती कि आप दोस्त बनाने की बजाय आप दुश्मन बना रहे हो, आप सबको डरा रहे हो, आप अपनी धौंस जमा रहे हो। तो एक समय आ जाता है जब दुनिया कहती है बस बहुत हो गया, और वो समय शायद आ गया है।
और नहीं सर, लेकिन मैं एक बात और समझना चाहूंगा, जो सीधे सीधे हीट फेस कर रहे हैं, जो सीधे सीधे उसका ताप सह रहे हैं, वो भारत हो या वो ताइवान हो, ये किस शिद्दत से इस बात को महसूस कर रहे होंगे? और अमेरिका जब ये बात कह रहा है, वो किस शिद्दत से महसूस कर रहा होगा? वो जो अभी तक चीन के राडार में नहीं आए हैं, वो अगर ये समझ भी रहे होंगे कि चीन क्या कर रहा है, तो उसमें शिद्दत कितनी होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी, वक्त आने पर किसके साथ खड़ा होना है, ये तय करने की शिद्दत कितनी होगी उस एहसास में? विष्णु जी देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि भारत जानता है, मैं बाकी देशों की बात नहीं कर रहा हूं, भारत जानता है कि हमको अपनी रक्षा खुद करनी है। और ये संदेश प्रधानमंत्री जी का था आज लद्दाख में कि हम तैयार हैं, हम अपनी रक्षा करेंगे। फर्क क्या पड़ता है दिनेश जी? फर्क ये पड़ता है कि जब अमेरिका जैसा देश स्पष्ट बात करता है, तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनके मनोबल पे फर्क पड़ता है, आपका मनोबल मजबूत होता है। और जब दुनिया के हर कोने से ये आवाज आएगी, तो शायद चीन को दोबारा सोचना पड़ेगा उसका ये, बट हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जिसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया था कि किस तरीके से आपने भी ये कहा कि सबकी जमीनें हड़पते जाओ और पड़ोसियों को ये कहो कि उनसे हमारे दोस्ताना संबंध है। जब पूरी दुनिया की निगाह लद्दाख पर लगी हुई है और लद्दाख में अगर भारत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये कह रहा है कि उकसाने वाला है। लेकिन अरुणाचल में क्या किया गया है, अरुणाचल के ऊपर बिल्कुल लगे हुए इलाके में क्या किया गया है निंगची में, वो मैं आपको दिखाता हूं। आइए जरा इन तस्वीरों को देखें, जो सैटेलाइट इमेज है और ये ओपन सोर्स से ली गई सैटेलाइट इमेज है। अगर इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपको इसमें नजर आएंगी। पहले तो आप ये लोकेशन समझ लीजिए, ये आपको हिंदुस्तान का नक्शा दिखाई दे रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये देश की राजधानी। और अगर आप इधर आते चले जाएंगे तो यहां जब पहुंचते हैं आप, जहां वो डोकलम विवाद हुआ था, उसके करीब अरुणाचल में ये सियांग जिला जो है उसके ऊपर टूटिंग सेक्टर है, जिससे लगा हुआ वहां का तिब्बत में जो उसने अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है निंगची, चाइना ने, उसका फॉरवर्ड एयर बेस है। यहां पर इसके प्लेन लैंड कर सकते हैं। असल में इसने काम बहुत पहले शुरू कर दिया था, 2004 के आसपास शुरू किया और 2006 में उसने इसको मुकम्मल भी कर लिया था। लेकिन इसको बाद में फोर्टिफाई करता चला गया। वो कैसे फोर्टिफाई करता चला गया, कैसे धीरे धीरे करके उसने यहां पर पूरा एयरबेस, मुकम्मल एयरबेस बना लिया, कैसे उसने यहाँ पर रेलवे जो ट्रैक है उसको और बढ़िया कर लिया, टनल्स बना ली, एक्सप्रेस वे बना लिया, जो ल्हासा को, तिब्बत की राजधानी को निंगची के साथ जोड़ता है। वो मैं आपको दिखाता हूं। अगली तस्वीर लाएं प्लीज, जिसमें इसको और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता है। ये देखिए, ये जो तिब्बत हड़पा हुआ है चीन ने, ये तिब्बत का इलाका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको कैलाश मानसरोवर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो पैंगोंग त्सो लेक है जिस पर वो निगाह रखे हुए है। ये पूर्वी लद्दाख का वो इलाका है, 1557 किलोमीटर की वो बाउंड्री है जिसको लेकर इस समय चीन एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। लेकिन ये 3488 किलोमीटर की जो सरहद है, जब इस तरफ आती है जहां डोकलम हुआ था, मैंने जैसा आपको पहले बताया, डोकलम का फायदा उठाते हुए, उसने उस तनाव का फायदा उठाते हुए कैसे उस हवाई पट्टी के आसपास जो एप्रन है उसको वाइडन किया, कैसे उसने आसपास और इंस्टॉलेशन बना लिए, कैसे उसने लाउंज और रिसेप्शन एरिया बना लिया। अब मैं उसको आपको दिखाता हूं और इसको जूम करते हुए जब आप जाएंगे और एक बार लोकेशन आपको स्पष्ट हो गई, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर की तरफ जो सियांग जिला है उसमें ऊपर टूटिंग सेक्टर में आपको ये दिखाई दे रहा है। उससे मतलब हिंदुस्तान की जो बाउंड्री है उससे 15 किलोमीटर आगे आप चलेंगे तो आपको ब्रह्मपुत्र के किनारे, नदी के किनारे ये जगह दिखाई देगी जिसको निंगची कहा जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो दिखाई दे रही है ये है वो हवाई पट्टी जो पहले बना ली गई थी। ये वो हवाई पट्टी है जो 2004 से 2006 के बीच में बनाई गई थी। और उसके बाद में यहां जो आपको दिखाई दे रही है ग्रे लाइन, ये ग्रे लाइन इशारा कर रही है कि इसकी लेवलिंग और ग्रेडिंग की गई है इस पट्टी की, और अब इसको दूसरी हवाई पट्टी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये निंगची एयरपोर्ट में इधर लेवलिंग और ग्रेडिंग का काम चल रहा है दूसरी हवाई पट्टी बनाने का। और ये है एप्रन एक्सटेंशन। यहां पर आप देखें, ये है एप्रन हवाई पट्टी से लगा हुआ, ये जो जगह होती है इसको और एक्सटेंड किया गया है यहां तक। इसको और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये है रिसेप्शन और लाउंज वाला एरिया जो उसने डेवलप कर लिया है। पहले सिर्फ हवाई पट्टी बनाई थी 2004 से 2006 के बीच, अब ये भी कर लिया है। और इधर अगर आप देखेंगे और ध्यान से देखिए आप इसको, ये आर्म्ड व्हीकल्स पार्क करने के लिए उसने पार्क्स बना लिए हैं। इस तरीके की कई पार्किंग यहां पर बना ली है उसने। और 3 मंजिला बिल्डिंग ये जो बनाई है यहां पर अपने ट्रूप्स को रखने के लिए उसने व्यवस्था की हुई है। क्या इसकी अगली इमेज हम देख सकते हैं?
इसकी अगली इमेज में एक बात और साफ होगी, कैसे ये हिंदुस्तान का हिस्सा था और कैसे इसको हड़पा है चीन ने। ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होता था ये इलाका निंगची, वो कैसे प्रमाणित होता है जरा इसको देखिए। ये देखिए, ये क्रॉस शेप्ड हेलीपैड, ये जैसा क्रिश्चियनिटी में जिस क्रॉस को हम पवित्र मानते हैं उस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और ये जानबूझकर तब ब्रिटिश इंडिया ने, तब उस समय अंग्रेजों ने ये हेलीपैड इस स्ट्रक्चर का बनाया हुआ था। ये हिंदुस्तान का हिस्सा होता था, लेकिन बाद के दिनों में इसको धीरे धीरे करके क्रीप फॉरवर्ड जो नीति है कि मकड़ी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ो, जाले बुनते जाओ और इलाके हड़पते जाओ, उसी नीति के साथ ये इलाका हड़पा गया है। और ये क्रॉस बता रहा है कि ये ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में हिंदुस्तान का हिस्सा होता था निंगची, और उसको धीरे धीरे करके, और आप इसका अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की सरहद से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी है, सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि उसने बेशक यहाँ पर ये बिल्डअप कर लिया है, यहाँ पर ये सब कुछ बना लिया है, लेकिन अगर ये देखें कि उसकी दूरी कितनी है, जरा इन तस्वीरों को भी ध्यान से देखिए। ये नया रेलवे स्टेशन निंगची में बनाया गया है, और रेलवे स्टेशन के लिए किस तरीके से उसने टनल खोदी हुई हैं, कैसे डाउन यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग के लिए उसने स्पेस बनाया हुआ है, कैसे पुरानी सड़क के साथ साथ उसने एक नया एक्सप्रेसवे बना लिया है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब ल्हासा को, जो तिब्बत की राजधानी है, ल्हासा को जोड़ने के लिए है निंगची के साथ। निंगची और ल्हासा के बीच में जो दूरी है, पहले इसको तय करने में करीब 10 घंटे का वक्त लगता था, और अब ये नया एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद, ये नया रेलवे ट्रैक बन जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि उस 10 घंटे की दूरी को सिर्फ 4 या 5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। ट्रूप्स वहां से आएंगे, यहां उसके फाइटर जेट्स उतरेंगे, लैंड करेंगे और यहां से टेक ऑफ करेंगे। यहीं पर उसके ट्रूप्स होंगे जिनके रहने के लिए व्यवस्था भी वहां कर दी गई है, और साथ में आप देख रहे हैं कि उसमें उसको आधुनिक सुसज्जित रूप से बनाने की कोशिश उस एयर बेस को की गई है। ये ल्हासा निंगची एक्सप्रेसवे है, ये देखिए एक्सप्रेसवे, ये कितना मॉडर्न एक्सप्रेसवे बनाया गया है ताकि सरपट दौड़ती हुई गाड़ियां बहुत जल्दी से जल्दी निंगची पहुंच सकें। और यहां पर आप देख रहे हैं उसने न्यांग नदी जो है उसमें एक डैम भी बना रखा है। पुरानी सड़क आप देखें तो खस्ता हाल दिखाई देती है, उतनी बढ़िया नहीं है, इसलिए 10 घंटे का वक्त लगता था। लेकिन अगर नई सड़कों को आप देखें, इस एक्सप्रेसवे को देखें, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी आधुनिक शहर में कोई एक्सप्रेसवे आप देखते हैं जिससे फर्राटा भरती हुई गाड़ियां आगे की तरफ जाती हैं, तो ये दिखाई देता है कि उसने किस तरीके से निंगची को। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था, सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी, और अगर भारत की आर्टिलरी वहां तैनात हो गई तो कुछ एक गोलों का काम। मैं जरा इसको लेकर मेहमानों का रुख करता हूं। मैं ये समझना चाहता हूं, कमोडोर अजीत आप बीच में थे नहीं तो इसलिए आपसे बात भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से कैसी जगह है निंगची में ये एयरबेस, और क्या लद्दाख में जो टेंशन अभी चल रहा है उसमें निंगची की भूमिका भी हो सकती है क्या? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बताया। स्ट्रैटेजी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाइना का बहुत जबरदस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया, लेकिन हमारी वायुसेना के जो अड्डे हैं, टेक ऑफ बेसेस है भारत के, वो लोअर लेवल पे है। वो जो लोड ले जा सकते हैं वो बहुत ज्यादा है। अब ये है कि लड़ाई तो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा चीन को, जैसे प्रधानमंत्री ने दिखाया है कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड जो है, गलवान ने बूट्स ऑन ग्राउंड ने क्या किया, तो ये हमारा एडवांटेज है। हमारे जो एयरफील्ड्स हैं, चंडीगढ़, जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, ये लो लेवल पे है, पूरी लोड ले जाके जा सकते हैं। चीन के जो हवाई जहाज भी अभी आपने दिखाया, लीची एयरपोर्ट, वो हवाई जहाज हाई ऑल्टीट्यूड पे है, क्या उसके अंदर ले जा सकेंगे? हम T-90 टैंक चंडीगढ़ से पहुंच गए हैं, लेह में पहुंच गए हैं, जबसंग में पहुंच गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए चीन की लॉजिस्टिक्स बहुत दूर होगी। उनको ये भी अब डर आ गया है कि अक्साई चीन पे 2 नेशनल हाईवे चलते हैं, एक है NH 918, दूसरा है 919। अगर जो हमने उसको तोड़ दिया, चीन तो मारा गया, उनकी कनेक्शन जिंजियांग से तिब्बत तक बंद हो जाती है। तो अब आपने तो स्ट्रेटजी की बात की, एयरफोर्स की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर, अब वो डर गए हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है,
तो आप जिस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं सर, वो दो बातें हैं। एक तो ये कि वो इस बात से डर गए हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बना जरूर लिया है, लेकिन उन जगहों पर उतनी ऊंचाई पर बनाया है जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा। संजय कुलकर्णी साहब, ठीक पढ़ा जा रहा है इस सिचुएशन को? ऐसे है कि जो उनके एयरफील्ड्स हैं, जरूर जो आर्मामेंट होता है उसको लेकर के टेक ऑफ करने में उसको तकलीफ होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए उस चीज को मद्देनजर रखते हुए चीन ने क्या किया है कि स्कार्दू जो बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान में उसने पाकिस्तान के 3 एयर बेसेस ले लिए हैं, जहां पे वो उतरते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते हैं, जिससे कि जो उनको डिसएडवांटेज था कि हाई लेवल वो 14,000 15,000 फुट के ऊपर अगर वो इस तरह के रनवे बनाएंगे तो ऑब्वियसली टेक ऑफ करते वक्त या तो वो फ्यूल ले पाएंगे या फिर वो आर्मामेंट ले पाएंगे। हिंदुस्तान को जरूर इसका फायदा है कि वो आर्मामेंट भी लेता है और फ्यूल भी लेता है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं सर, स्कार्दू एयरबेस को ले लेना, पाकिस्तान की उसमें मदद करना चाइना की, और साथ में जो पिशान काउंटी जिसको गुमा काउंटी भी कहते हैं, वहां पे भी उसका होतन परफेक्चर जो है सर, वहां से कहा जाता है कि वहां से भी वो उड़ान भर सकते हैं। जिनजियांग का वो इलाका जो एकदम लगा हुआ है लद्दाख के इलाके से, अक्साई चिन के इलाके से, इसको लेकर जरा मैं जाऊंगा द्विवेदी साहब के पास। द्विवेदी साहब, ये जो है मतलब निंगची में जो उसने कर लिया, एक क्या वक्त रहते भारत की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई होगी कि आप हमको बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, या इधर आप 15 किलोमीटर दूर सरहद से क्या कर रहे हैं? और दूसरे ये कि ये निंगची सिर्फ दिखाने के दांत हैं, यहां सिर्फ ऑप्शनल लैंडिंग हो पाएगी या इसका यूसेज भी है? निंगची एक बहुत ही अहम उनकी बेस है। आपने एक ही तरफ से कवर किया इसको, लासा से निंगची, दूसरी तरफ भी उनका बहुत बढ़िया एक रोड बनाया है जो चंगतू से निंगची। चंगतू उसका वेस्टर्न थिएटर का हेडक्वार्टर है, वहाँ एक कोर भी है। मैं इस इलाके में जब मैं चीन में था तो मैंने चंगतू में गया हूँ, तो वो चंगतू से वो इसको कनेक्ट किया निंगची से। इस समय तिब्बत के उसके 3 सड़कें, एक तो शिनचियांग से आती है काशगढ़ लासा, वो जो वेस्टर्न हाईवे जो उसने 1959 में बनाया था, जिसके लिए उसने शिनचियांग को और अक्साई चिन को हड़पा था। दूसरा सेंट्रल हाईवे वो शीनिंग से आता है, तो शीनिंग से लासा जो रेलवे लाइन बनी है अभी शिगाजी तक आ गई है। तो वही द्विवेदी साहब मैं समझ रहा हूँ कि हम ये मानते रहे कि वो उनकी धरती है, उनकी जमीन है, जहाँ जो करना हो करते रहें, या हमने भी इस बात को नोटिस में लिया? चंगतू से निश्चित हमने इसको, हमें जरूर इसके ऊपर उठाना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बेस बन के आ गई है और स्पेशली चंगतू से ये ट्रूप्स अपने लगा सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा एक कोर बैठा हुआ है। हमने वक्त रहते हैं इसका नोटिस लिया। द्विवेदी साहब कह रहे हैं सर एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देना बेहद आवश्यक है क्योंकि वक्त सीमित है हमारे पास। पाकिस्तान में हाफिज सईद के नजदीकी का मर्डर हो गया है। मौलाना मुजीबुर रहमान को गोली मार दी गई है। कराची में हमलावरों ने गोली मारी है। बलूचिस्तान में लश्कर तैयबा का मुखिया था और मुंबई हमले में हाफिज सईद के साथ शामिल था। एक बहुत बड़ी खबर है, कराची में ये वारदात हुई है। बलूचिस्तान में लश्कर तैयबा का ये मुखिया था और इसको हाफिज सईद का बहुत करीबी माना जाता है। क्या ये अंदर चल रहा कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, वो दिखाती है ये घटना, या इसको किसी और तरीके से देखा जाना चाहिए? जरा इसको समझने के लिए तारिक फतेह साहब के पास चलते हैं। तारिक साहब, इस घटना को कैसे देखते हैं आप? लेकिन उससे पहले आदित्य राज कौल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य राज कौल, क्या डिटेलिंग है इसकी, क्या डिटेल्स हैं इसके? देखिए, बहुत ही बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को, क्योंकि जो पाकिस्तान का डीप स्टेट और आईएसआई है वो मुजीबुर रहमान जमुरानी के साथ जुड़ा हुआ था। और जो मेरे को अपने सूत्र बता रहे हैं, जमुरानी जो है लश्कर तोयबा का एक जोनल चीफ था बलूचिस्तान में, बहुत ही क्लोज एड था हाफिज सईद, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का। लश्कर तोयबा, जिसको जमातुद दावा अब कहा जाता है वहां पर पाकिस्तान में, क्योंकि सैंक्शंस लगे हैं लश्कर तोयबा के खिलाफ, उसको वो प्रतीक करता था वहां बलूचिस्तान में। और साथ ही जो बहुत बड़ा अहम इंडिया की नजर से बड़ी घटना ये है कि वो जो कश्मीर में आतंकवादी पाकिस्तान से आते थे उनको भी ट्रेनिंग देता था बलूचिस्तान में। और जो मेरे को सूत्र बता रहे हैं, अगस्त 5 को जब इंडिया ने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से, उसके बाद इसने बहुत सारी कश्मीर की जो रैलीज हैं वहां पर बलूचिस्तान में ऑर्गेनाइज की, ताकि लोकल्स को रेडिकलाइज कर सके, उनको आर्म्स ट्रेनिंग दे सके, फाइनली उनको कश्मीर भेजा जाए इनफिल्ट्रेशन के नाते। तो कल शाम की ये घटना है जहां मुजीबुर रहमान, ये बड़ी खबर है, बेहद बड़ी खबर, और पाकिस्तान को बड़ा झटका है। इस पर तारिक फतेह साहब का भी रिएक्शन लेता हूं। तारिक साहब, इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप?
ये बलूचिस्तान की निगाह से बहुत बड़ा बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है बहुत बड़ा फायदा हुआ उन्हें। क्यों कि लश्कर तैयबा वहाँ डेथ स्क्वाड चला रहा है और ये ISI ने हर उस ज़िले के अंदर जहाँ बलोच फ्रीडम फाइटर्स की मेजॉरिटी है वहाँ पे ख़ास तौर पे जैसे ये मेंगल शफीक मेंगल जो है उसका वड का एरिया है सेंट्रल, जहाँ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अख्तर जान मेंगल वहाँ के हैं। इनका काम था कि बलोच नेशनलिस्ट फाइटर्स को या समाचार को जो लोग हैं उनको असैसिनेट कर देना या उनको गायब कर देना, और फौज ये कह सके कि भाई हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपका आपस में जंग है। और तो बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाने वाले लोगों के लिए राहत की बड़ी बात और पाकिस्तान को ये बड़ा झटका। तारिक फतेह साहब की टिप्पणी, चीन के चमचे का हाल बुरा है पाकिस्तान का। आपको ये बड़ी खबर बता रहा हूं, चीन के चमचे का हाल अपने ही घर में बुरा। अपने घर में इमरान खान घिर गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूछा है कि देखते देखते कश्मीर चला गया, इमरान खान कुछ नहीं कर पाए। PPP ने कहा है कि कश्मीर चला गया, अब क्या रह गया? तारिक फतेह साहब, ये किस तरह की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है वहां पर, और क्या आवाम का सेंटिमेंट भी ऐसा ही है जो PPP कह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। पाकिस्तान को ये एक सेंटिमेंट नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त 4-5 अलग पाकिस्तान हैं। जो सिंध का नेशनलिस्ट है वो तो सिंधु देश की बात कर रहा है। जो पश्तून हमारे भाई हैं वो पश्तून मूवमेंट के उनके ऊपर तो अजाब मचा हुआ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता है। बलूचिस्तान तो एक आज़ाद मुल्क था जिसे पाकिस्तान ने कब्जा किया। आज आके फौज और पाकिस्तान का पंजाब का जो माफिया है वो चलाता है, और उनको भी आप पैसे से खरीद सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि वहां कोई सेंसिबल आदमी इस वक्त मौजूद नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर जो है, आप इसको हंसी मजाक में मत टालिए, ये सुबह उठ के सबसे पहले अपनी बीवी के सामने सिजदा करता है। इमरान खान की स्टुपिडिटी की हद नहीं है, लेकिन फौज के सामने एक हैंडसम सा आदमी है। ये इसके बाद शाहिद अफरीदी को आगे पीछे करने के साथ पश्तून पाकिस्तान इज ऑन। तो ये पाकिस्तान है, ये सर्कस जो वहां चलता है, ये पाकिस्तान के ही बूते की बात है। सर, बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। अब वक्त नहीं है, वरना ये बड़ी दिलचस्प बातें हो रही थी, इसको आगे भी मैं जारी रखना चाहता था, लेकिन वक्त का तकाजा है और आज अड़ी में आपसे अब विदा चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज के लिए नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।